ऑल राइट, लेट अस टॉक अबाउट द जनवरी अपडेट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। ये फाइनल आपका जनवरी अपडेट है। तो हम बात करें शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत का। तो ये राम मंदिर जो इशू था, उसमें शंकराचार्य ने मना कर दिया था जाने से। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं शंकराचार्य हैं कौन। तो शंकराचार्य इज अ रिलीजियस टाइटल जो कि यूज किया जाता है बाय द हेड्स ऑफ द फोर कार्डिनल मठ। मठ जो है, जो कि आदि शंकराचार्य, आदि शंकरा ने एस्टैब्लिश किया था। कहाँ कहाँ पर है ये मठ, और द एरिया कहाँ कहाँ पर है? द्वारका में है जोशी मठ, पुरी और श्रृंगेरी। तो ऊपर नीचे आपका हर जगह है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। श्रृंगेरी मठ को कौन पैट्रोनाइज करता था? श्रृंगेरी मठ को कौन पैट्रोनाइज करता था? विजयनगर किंगडम। विजयनगर राजा जो है, वो श्रृंगेरी मठ को पैट्रोनाइज करते थे। ओके, ऑलराइट। श्रृंगेरी मठ जो है ये, अब देखते हैं आदि शंकरा के बारे में। तो इट वॉज इनिशिएटेड बाय गोविंदाचार्य। तो गोविंदाचार्य गुरु का नाम क्या था? शंकरा के, आदि शंकरा के गुरु का नाम गोविंदाचार्य है था। और ही प्रोपाउंडेड द अद्वैत वेदांत। ही लेफ्ट हिज होम, और इन्होंने क्या किया था? ये चार मठ इंडिया के चारों कोने में एस्टैब्लिश किए थे और अद्वैत वेदांत को प्रोपाउंड किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिवोट योर सेल्फ एंड सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। तो डिवोशन एंड सरेंडर टू योर सेल्फ टू गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अद्वैत वेदांत, सो अद्वैत वेदांत होता क्या है? लेट अस टॉक अबाउट ये जो आदि शंकरा का फिलोसफी थी। तो इट इज रैडिकल नॉन डुअलिज्म। ही सेज दैट परसीव्ड रियलिटी इज अल्टीमेटली इल्यूजरी। जो भी हम अभी कर रहे हैं, जो भी हम अभी कर रहे हैं, वो क्या है? ये सब माया है। ओके, इल्यूजन है। इसके पीछे आप मत भागिए। ओनली थिंग इज, ओनली रियलिटी इज ब्राह्मण, ब्रह्मांड, नॉट ब्राह्मण एज अ कास्ट बट ब्रह्मांड एज अ यूनिवर्स। ओके, एंड इट इज द ओनली ट्रुथ एंड दिस ट्रांसेंड्स एम्पेरिकल प्लूरैलिटी। तो नॉन डुअलिज्म क्या है? दैट व्हाट वी परसीव इज माया, व्हाट वी परसीव इज माया, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग जो ब्रह्मांड है वो क्या है? ओके, वो क्या है आपका? ट्रुथ है। क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं भाई। विजयनगर में माधवाचार्य और शंकराचार्य, बिल्कुल दोनों का इन्फ्लुएंस था। शंकराचार्य के श्रृंगेरी मठ को और माधवाचार्य के जो सेंट्स फॉलोअर्स थे उनको जो है बहुत अच्छे तरीके से विजयनगर के किंग्स रखते थे, उनको पैट्रोनाइज करते थे। ओके, बिल्कुल थे। ये अभी जो मैंने नोट्स कल दिया आपको, उसमें जरूर पढ़िएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है कैसे, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ रिलीजन देयर। एंड फोकस किस पे था? यूनिटी ऑफ आत्मा पे। फोकस किस पे था? यूनिटी ऑफ आत्मा पे एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और ब्रह्मांड, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो ब्रह्मांड जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है और बाकी सारी चीजें क्या है? माया है। कलाराम टेम्पल, ओके, कलाराम टेम्पल जो है, it was the site of landmark temple entry agitation protest which was led by two people. One was obviously B.R. Ambedkar। B.R. अम्बेडकर साहब ने महड या महाड सत्याग्रह जो है उसको भी लॉन्च किया था। और ओके, और इसमें कौन थे? सदाशिव साने, पांडुरंग सदाशिव साने जो थे इसमें इंक्लूडेड थे दोनों। कलाराम टेम्पल, अभी वहां पर क्यों गए थे मोदी जी? वहां पर जो है काला मूर्ति, जैसे श्री राम जी का काला मूर्ति है ना, उसी तरीके से कालाराम में, कालाराम नाम से समझ गए होंगे, कालाराम या कालाराम नाम से आप समझ गए होंगे, काली मूर्ति है वहां पर भी। ओके, तो ये दो नाम याद रखिएगा। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, बी आर अम्बेडकर और पांडुरंग सदाशिव साने जो थे, बहुत बड़े मराठा सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने इसको किया था। और वहां के जो अभी जो लोग हैं उस कालाराम मंदिर के, वो क्या पढ़ते रहते हैं? वो भावार्थ रामायण पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते रहते हैं? भावार्थ रामायण।
और भावार्थ रामायण किसने लिखा है? एकनाथ जी ने लिखा है। तो मराठा सेंट्स, इनके बारे में आप पढ़ के जाएंगे, इनका क्रोनोलॉजी जान के जाएंगे। तुकाराम, ओके, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, ये सब कब कब आए थे, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं, ओके, कब कब आए थे, ऑलराइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे के बारे में, तो ये किससे बना है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यस। और आईसीसी जो है वो क्या है? आईसीसी का, इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन which has the authority to prosecute individuals, all right। और ये आईसीसी क्या किससे बना है? रोम स्टैट्यूट से। क्या इंडिया रोम स्टैट्यूट का पार्ट है? क्या इंडिया रोम स्टैट्यूट का पार्ट है? द आंसर इज नो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट को बिटवीन स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ। क्या करता है? डिस्प्यूट्स को सेटल करता है between states in accordance with international law. Okay, it is not a criminal court and it does not try individuals. ये क्या है? एक क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, और ये जो है किसी को ट्राई नहीं कर सकता। ये किसके पास है पावर? आईसीसी के पास है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये यूनाइटेड नेशंस का जुडिशियल ऑर्गन है, और ये डिस्प्यूट्स जो होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स जो आपके हैं, उसको सेटल करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ये जो रोल है किसको और असाइंड है? आईसीसी को है। अभी दो आदमी जिनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाने की बात चल रही है, एक है नेतन्याहू और एक है पुतिन। अभी नेतन्याहू के अगेंस्ट चल रहा है मामला, लेकिन पुतिन के अगेंस्ट वारंट इशू हो चुका है। तो बीच में बात चल रही थी कि अगर पुतिन साउथ अफ्रीका जाते ब्रिक्स समिट के लिए, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता, बिकॉज आईसीसी का पार्ट है। आईसीसी का पार्ट है साउथ अफ्रीका, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी। तो पुतिन ने स्किप कर दिया था, अपने जो है इसको भेज दिया था, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है उनको भेज दिया था। इंटरनेशनल कोर्ट, नहीं, वारंट अभी नहीं इशू है। अभी हाँ, सरगेई लैवरोव जो है उसको भेज दिया था, नहीं वारंट अभी नहीं हुआ है, उसके लिए पिटिशन डाला गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इट कैन ओनली डिसाइड केसेस दैट आर ब्रॉट बिफोर इट बाय स्टेट्स दैट कंसेंट टू इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर दो स्टेट दोनों कंसेंट करते हैं तभी आईसीजे जो है वो अपना फैसला सुना सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके। जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है? तो अभी स्रेब्रेनिका, स्रेब्रेनिका तो बहुत रिसेंट है। स्रेब्रेनिका जेनोसाइड जो है उसको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन बात पहले से चल रही थी, जनवरी से चल रही थी। तो जेनोसाइड कन्वेंशन जो है वो, इट इज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी विच वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये क्या है? इट इज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी जो कि यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। इट डिफाइंस जेनोसाइड एज 5 एक्ट्स, 5 एक्ट्स बताता है। किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, causing serious bodily or mental harm to a group, imposing measures to prevent birth within a group। अगर आप क्या करोगे, इफ सपोज यू आर कीपिंग, मान लिया रोहिंग्यास को हमने वैसेक्टोमी करा दी सारे रोहिंग्या को, दैट विल बी कॉल्ड ए जेनोसाइड अंडर द जेनोसाइड कन्वेंशन। या रोहिंग्या को आपने क्या किया, अलग अलग जगह पे रख दिया, मेल को अलग रखा, फीमेल को अलग रखा, साथ नहीं रखने आप रहने दे रहे, अलग अलग कैंप में, तो ये भी एक तरीके से बर्थ को ओके प्रिवेंट करना हुआ। फिर फोर्सिबली ट्रांसफेरिंग चिल्ड्रन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, मतलब आपने क्या किया, रोहिंग्यास के बच्चों को आपने कैंप से निकाल के और अडॉप्शन के लिए देने लगे, तो दैट इज ऑल्सो जेनोसाइड, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं, एनजीओ, इट वाज फाउंडेड बाय क्लॉस श्वाब। तो डब्ल्यूईएफ क्या है? इट इज एन एनजीओ which was founded by Professor Klaus Schwab, and he introduced the concept of stakeholder capitalism through World Economic Forum। तो ये कहता क्या है बेसिकली,
that even industries, even businesses, they have a stake in the betterment of society, और सिर्फ ये प्रॉफिट पे नहीं चल सकते। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में है, और हर साल डेवॉस में इनका मीटिंग होता है, और यहां से भी निर्मला सीतारमन और बहुत लोग जाते हैं। मेजर रिपोर्ट्स WEF क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये 5 रिपोर्ट जो है मेन है, और ये वॉलंटरी कॉर्पोरेट फंडिंग के थ्रू फंड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं GM मस्टर्ड के बारे में। ओके, GM क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। सो बायो सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन देखता है? GEAC देखता है। कौन? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी देखता है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, एंड इट इज सेट अप अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी DMH11 मस्टर्ड जो है, याद रखिएगा, DMH11 मस्टर्ड, ओके, ये न्यूज में है। इट इज अ ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बायोलॉजी साइंस एंड टेक पार्ट ऑफ थिंग्स। So hybridization में it involves crossing two genetically dissimilar plants. Okay, two genetically dissimilar plant varieties that can even be from the same species. Please remember, hybridization में same species में भी hybridization हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या शुगर केन प्लेन्स वाला और पेनिनसुला वाले को क्रॉस कराया जाता है? वो भी तो हाइब्रिडाइजेशन है, ताकि हाई सुक्रोज कंटेंट मिले और ड्रॉट टॉलरेंस, बिकॉज पेनिनसुलर शुगर केन इज हाई सुक्रोज एंड ड्रॉट टॉलरेंट। ओके, तो इसीलिए जो है उसको हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। तो दो जेनेटिकली अलग फ्रॉम द सेम स्पीशीज कैन बी देयर, और फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज कैन बी देयर, लेकिन जेनेटिक कॉम्पोजिशन उनका डिसिमिलर होना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। मस्टर्ड प्लांट्स आर लार्जली सेल्फ पॉलिनेटिंग। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन इनका डिफिकल्ट होता है। तो फिर करे तो करे क्या, जब अगर मस्टर्ड प्लांट्स खुद से सेल्फ पॉलिनेट कर जाते हैं, उनको जो है कराना नहीं पड़ता है। तो यहां पर जो है आपको एक चीज समझना होगा, GMO आता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वहां पर क्या किया जाता है? जीन साइलेंसिंग, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, कंसर्न्स भी है GM मस्टर्ड के ऊपर। क्या है? तो एक बार जीन का है कंसर्न। बार जीन क्या है? तो दिस इज प्रेजेंट इन द GM मस्टर्ड विच मेक्स GM मस्टर्ड प्लांट्स टॉलरेंट टू स्प्रेइंग ऑफ ग्लूफोसिनेट अमोनियम। इट इज अ वीडीसाइड। व्हाट इज दिस? इट इज ए वीडीसाइड। ओके, एंड GM मस्टर्ड जो है वो क्या करता है? थ्रेटन करता है या अंडरमाइन करता है पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज को। ऐसा कहा जाता है, ऑल्दो ICAR ने मना किया है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हनी बीज जो है वो मस्टर्ड के फ्लावर को एज अ सोर्स ऑफ नेक्टर देखती है। तो इंडिपेंडेंट स्टडी किया गया, और बहुत लोगों ने बोला कि यार ऐसी बात है, GM मस्टर्ड से हनी भी मर जाएगी, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू पॉलिनेट, बिकॉज ऑफ दैट वहां से नेक्टर नहीं ले पाएगी। लेकिन ऐसा फिर ICAR के साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और ICAR के साइंटिस्ट ने, ऐसा कुछ नहीं है। हनी बी जो है दे विल सर्वाइव वेरी वेल इन दिस एनवायरमेंट। ओके, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा सिंपल सा है, सीधा सा है। WMO निकालता है किस चीज? मीटरोलॉजी मतलब क्या होता है? क्लाइमेट को देखना, है कि नहीं? कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, ये यूरोप ने निकाला है, और ये कॉपरनिकस प्रोग्राम में है। कॉपरनिकस प्रोग्राम किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, सैटेलाइट के थ्रू जो है क्लाइमेट चेंज को हम देख रहे हैं। ठीक है, आई थिंक यस, आई थिंक होगा। एडवांस एस्टिमेट ऑफ इंडिया GDP,
तो ये कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी निकालता है। तो एक तरीके से हम एस्टिमेट निकालते हैं कि इस साल कितना ग्रोथ होगा, कितना परसेंट से ग्रो करेगा, और उसके लिए 4 मेन इंजन्स हैं। व्हाट आर दोस? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि सबसे बड़ा चंक है, और इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? आप हम जो सामान खरीदते हैं, वो जो आप पिज्जा खरीदेंगे, ब्रश खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे, ये सारा जो है पीएफसी में काउंट होता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीएफसीएफ। ओके, जीएफसीएफ क्या है? स्पेंडिंग जो होगी टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन बूस्टिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग इसमें काउंट करते हैं। 30% होता है। तो मैंने एक चीज बताई थी इकोनॉमिक्स की क्लास में, अगर आपको याद होगा, आई टोल्ड यू गाइस दैट इंडिया इज ए व्हाट? इंडिया इज ए डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। डोमेस्टिक कंजम्पशन, वाज आई राइट? 60% जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन से जब हो रहा है, तो आप जो है समझ जाइए इंडिया एक्चुअली में, इज इट अ गुड थिंग? Is it a good thing to be so heavily reliant on PFC? आंसर इज नो। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सबसे बेस्ट इंजन इज, सबसे पहली बात तो नेट एक्सपोर्ट्स, द फोर्थ इंजन, इंडिया का नेगेटिव में है, और जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितना एक्सपोर्ट्स होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतनी रोबस्ट आपकी इकोनॉमी होगी। चाइना का एक रोबस्ट इकोनॉमी है बिकॉज इट हैज वेरी हाई इन्वेस्टमेंट रेशियो and at the same time it has a very very high export surplus. उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच अकाउंट्स फॉर 10%, दिस इज स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट टू मीट द डेली एक्सपेंडिचर। तो यहां पर क्या होता है, जब भी रिसेशन आता है या इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है, तो सरकार क्या करना चाहती है? सरकार अपना कंजम्पशन बढ़ा देती है। डियरनेस अलाउंस याद है, हमने डिस्कस किया था, डियरनेस अलाउंस बढ़ा देती है। ओके okay? और जीएफसीएफ, जीएफसीएफ जो है उसमें खुद से स्टेट इन्वेस्ट करने लगता है, हाईवे वगैरह बिल्ड करने लगती है, और टैक्स कट्स करती है ताकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इंक्रीज हो। तो तीनों इंजन को ये ग्रो करती है। एक्सपोर्ट्स जो है उसको भी प्रमोट करने की कोशिश करती है ताकि रिसेशन से हम लोग बाहर निकल पाए। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, इट्स अ यूएस लेड मैरिटाइम इनिशिएटिव, और ये जो है किसको प्रोटेक्ट करेगा? हूथी अटैक से रेड सी में सिविलियन कार्गो को, किसको प्रोटेक्ट करेगा? सिविलियन कार्गो को प्रोटेक्ट करेगा। सिक्योरिटीज मार्केट सेटलमेंट साइकिल, तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी रिसेंटली सेबी ने बोला है T+0 सेटलमेंट साइकिल के लिए। लेट अस सी व्हाट इज दैट। सेटलमेंट साइकिल इज द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर आफ्टर अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। आपके हाथ में अगर ये है, सपोज रिलायंस का शेयर है, मैंने आपसे खरीद लिया, तो व्हाट डज मीन्स T+0? इसका मतलब ट्रेड जिस दिन हुआ है उसी दिन मुझे खरीदा हुआ रिलायंस का शेयर आपसे मिल जाएगा। पहले क्या होता था, 2002 से पहले T+5 होता था। इसका मतलब क्या है T+5 का? दैट अगर मैं आज मान लो मंडे को आपसे खरीदूं, तो मुझे नेक्स्ट मंडे, बिकॉज सैटरडे संडे छुट्टी है, 5 दिन गिन लो, T+5 जिस दिन ट्रेड किया है उस दिन +5 डेज के बाद मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में आप मेरा जो शेयर मैंने 5 दिन पहले खरीदा था वो मिलेगा। अभी क्या है? अभी है T+1। T+1 में क्या है? एक दिन आपने ट्रेड किया, दूसरे दिन आपके खाते में, और सेबी क्या चाहती है? T+0, दैट इज जिस दिन आपने ट्रेड किया उसी दिन आपके खाते में आपके खरीदे हुए शेयर्स आ गए। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? और सेबी रेगुलेट करता है सेटलमेंट साइकिल। सेबी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर है उसको सेबी ही रेगुलेट करेगा। तो T+5 2002 में था, उसके बाद T+3 हुआ, T+2 हुआ, T+1 जो है 2024 में यूज होता है, और अब जो है सेबी ने प्रपोज किया है कि हम T+0 सेटलमेंट साइकिल करेंगे। ओके,
अब हम बात करते हैं एक्सपोसैट के बारे में। इसरो ने इसको लॉन्च किया अभी, आई थिंक आपसे हमारी इसमें बातचीत हुई थी योजना दिसंबर एडिशन में। एक्सपोसैट मैंने बताया था आपको, फिर से बता देते हैं। सो दिस इज द वर्ल्ड सेकेंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन। इससे पहले नासा का मिशन था, किस चीज के लिए? टू मेक एक्सरे पोलैरिमेट्री मेजरमेंट। ओके, ये जो है आपका एक्सरे पोलैरिमेट्री मेजरमेंट जो है, इसको करने के लिए, ठीक है। और प्राइमरी पेलोड क्या है? उसका नाम है पोलिक्स। प्राइमरी पेलोड का नाम क्या है? पोलिक्स है। ये इंडिया का मेडन मिशन है और वर्ल्ड का दूसरा मिशन है आफ्टर नासा, विच इज डेडिकेटेड टू एनालाइजिंग पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज which is emanating from bright celestial sources. तो ये bright celestial sources in the medium frequency band. Which are these bright celestial sources? Pulsars, magnetars, याद आया? एक्सपोसैट का दो पेलोड है। पोलिक्स, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन एक्सरे पोलारीमीटर, पोलिक्स नाम है। और एक्स एस्पेक्ट, एस्पेक्ट को क्या किया इन्होंने? एक्स एस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग, ओके। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग जो है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सपेक्ट है। दोनों पेलोड जाएगा, कहां पर जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। कहां पर जाएगा ये? लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, ओके। ऑब्जर्वेशन विल बी डन व्हेन मैग्नेटार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स, ओके, आर इन ट्रांजिट थ्रू द अर्थ शैडो, ओके। ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट जो है, वहां से ऑब्जर्व करेगा। और किसका करेगा? मैग्नेटार्स का या न्यूट्रॉन स्टार का, जो कि ट्रांजिट है, ट्रांजिट में है थ्रू द अर्थ शैडो ड्यूरिंग एक्लिप्स पीरियड। ये कब काम करेगा? एक्सपोसैट आपका एक्लिप्स पीरियड में मैग्नेटार्स को देखेगा। व्हाट इज अ मैग्नेटार? इट्स अ न्यूट्रॉन स्टार हैविंग एन अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दिस? इट्स अ न्यूट्रॉन स्टार हैविंग ए अल्ट्रा हाई magnetic field that are much stronger than the terrestrial magnetic field, okay। ये जो है मैग्नेटार में अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, जो कि किसी भी टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। पल्सार्स क्या होता है? दीज आर न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। तो न्यूट्रॉन स्टार्स जो है, these are formed when massive stars, okay, massive stars जो है रन आउट ऑफ फ्यूल और कोलैप्स हो जाते हैं, तो क्या बनता है? पल्सार्स होता है। these are also highly magnetized rotating न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। क्या होते हैं? हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होता है, जो कि एमिट करता है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या करता है? एमिट करता है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, and they appear as regular pulses. Please remember this. इंडियन साइंस कांग्रेस इस साल जो है कैंसिल हो गया है, और ये जो है 1914 से ऑर्गेनाइज हो रहा है। और हर साल प्राइम मिनिस्टर ओपन करते थे इंडियन साइंस कांग्रेस को। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। और फंडिंग कहां से मिलती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम और वीवीपैट जो है उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स मशीन जो है 1982 केरला में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है सबसे पहले यूज किया गया था। उसके पहले बैलेट पेपर यूज किया जाता था। आप जाते थे अपने कैंडिडेट के नाम के आगे, आप जो है टिक लगाते थे और उसको डाल देते थे। उसके बाद ईवीएम स्टार्ट हो गया। ईवीएम में हल्ला हुआ कि ईवीएम बेकार है, ये है वो है, तो वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया गया। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? एनी आइडिया? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ओके। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है।
तो ये क्या करता है, जब आप वोट डालते हैं तो आपका एक पर्ची ऊपर आता है। क्या आता है? एक पर्ची ऊपर आती है और वो बताती है कि आपने किसको वोट डाला है, सही वोट डाला है कि नहीं। ओके, और फिर वो पर्ची कट के अंदर चली जाती है। दो इंडियन पीएसयूज जो हैं वो ईवीएम मैन्युफैक्चर करते हैं। कौन कौन? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वन इज योर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरा क्या है? ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीईएल और ईसीआईएल जो है वो करती है। ठीक है। एंड वीवीपैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाया अमेंडमेंट टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स इन 1967। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1967 के अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू आया है ये। 100% ऑफ ईवीएम्स जो है दे हैव वीवीपैट, सारे ईवीएम में वीवीपैट लग चुका है। एंड 2019 वाज द फर्स्ट इलेक्शन, 2019 जो था, इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन जहां पर ये हुआ था। हाउएवर, सारे जो वीवीपैट स्लिप्स है दे आर नॉट वेरीफाइड फॉर एक्यूरेसी। सारे जो हैं वीवीपैट स्लिप्स जो हैं दे आर नॉट वेरीफाइड फॉर एक्यूरेसी। कुछ रैंडम सिलेक्शन होता है, 5-10% उतने ही होते हैं। कांग्रेस सरकार जो है, सॉरी कांग्रेस पार्टी जो है, नॉट सरकार, कांग्रेस पार्टी जो है वो बोल रही है कि 100% स्लिप्स को वेरीफाई किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है तो फिर बैलेट पेपर ही वापस चले जाओ ना। ईवीएम का क्या फायदा जब आपको 100% वेरीफाई करना है? आप बैलेट पेपर पे चले जाओ वापस। तो ये वीवीपैट जो है इस 100% उसको वेरीफाई करना, इट इज नॉट फीजिबल अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। तो सारे ईवीएम में वीवीपैट है लेकिन नॉट 100% वीवीपैट स्लिप्स आर वेरीफाइड, प्लीज रिमेंबर दिस। इसी के साथ आपका जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड खत्म हो जाता है। अब जो है हम लोग बात करेंगे